हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग सभी को। दिस इज हिमानी मलिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा टीचर्स 24/7। सो आप सभी का बहुत स्वागत है और आज के सेशन में हम करेंगे कब का भाई 11 जनवरी 2022 का सीटेट का ऑनलाइन वाला पेपर। हालांकि ऑनलाइन मोड में ऐसे काफी प्रश्न आपके सामने आए जो थोड़े से हिलाने वाले थे, या मैं यूं कहूं कि प्रैक्टिकल थे। तो प्रैक्टिकल के लिए आज की हमारी हीरोइन उधर देखो, उधर जल्दी से, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट 2 साल पहले लॉन्च हुआ था और आज इसकी लॉन्चिंग क्लास में भी है ना। तो आज हम इसके साथ पढ़ने वाले हैं, सारा का सारा प्रैक्टिकल होने वाला है, जबकि यहाँ पे साइंटिस्ट लगा हुआ है, चीर फाड़ के साथ लगा रहे, ठीक है, नीचे लुढ़कना बस, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, आदाब। कैसे हाल चाल है आप लोगों के, एक बार बताइए फटाफट से। और कैसी चल रही है तैयारी, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, बहुत जल्दी जल्दी से, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसी तैयारी चल रही है और किस तरीके से आप एग्जाम को कितना सीरियस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कि ले ही नहीं रहे हो कि है अब तो कुछ होना जाना नहीं है। ऐसा वाला तो कोई नहीं है ना क्लास में, ऐसा हो तो पहले बता देना, ठीक है। हाँ, जल्दी से, आज क्लास कुछ अलग होगी, कुछ बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हुए हैं। आपके लिए, कुछ लोगों के लिए न्यू है, कुछ लोगों के परिचित हैं, तो आप लोग, काफी लोग जानते भी होंगे कौन है कौन नहीं है, बट मैंने सोचा आज बच्चे के साथ प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत हो गया यूट्यूब पे घिसा पिटा तरीका, बट आज कुछ न्यू होने वाला, आज कुछ नया तो होगा, राइट। चलिएगा, तो शुरुआत करेंगे आज इस सेशन की। बहुत अच्छा सेशन रहेगा आज का, है ना। हाँ, खूब मुस्कुरा रही है। अब देखिएगा, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, which of the following example illustrate proximo-distal, which of the following example proximo-distal principle of development, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुखी अधिगोमी सिद्धांत को दर्शाता है, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, राइट, सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड विकास रहेगा, हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो जैसे कि अगर मैं ये पकड़ो, इसके हाथ से पकड़ो, हाथ से, तो देखो इसने कैसे पकड़ा, एक हाथ से इस गुड्डे को पकड़ लिया, जबकि छोटा बच्चा जो बिल्कुल पैदा हुआ वो ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है ना। दूसरी बात, तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि जब हमारे बड़ी मांसपेशियां, यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी जब बाहर की तरफ जाएगा तो उंगलियों का मांसपेशियों का विकास हो जाएगा, इसको आप क्या कहेंगे, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल, राइट, दूराभिमुख, यानी कि हार्ट से बाहर की ओर, चाहे फिर वो पैर का जो तलवा जिसको कहते हैं ना, उसके पैरों की उंगलियों तक हो, सेंटर ऑफ द बॉडी टू बाहर की तरफ हो। अगर मैं इसको ये पेन पकड़ाऊं, ये पेन पकड़ो, ये पेन पकड़ो, तो देखो, लिखो, यहां लिखो, हाँ यहां लिख के दिखाओ मुझे, यहां, हाँ लिख, वो भी देख रहे हैं ना, लिखो जल्दी जल्दी। तो क्या होगा, आप देखोगे तो ये इस तरीके से लिखने की कोशिश करेगी और ये विकास कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये क्या है, अब इससे लिखो, देखो दूसरा देती हूं, दूसरा यहां पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ ये भी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा बन जाएगा कि बाहरों की प्रभावी उपयोगी हाथों और उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। ला रही हूं दूसरा, कब होता है, पहले होता है। ये बात समझ में आ गई आपको, आ गई जी। नेक्स्ट कहता है, क्या कहता है, विकासात्मक परिवर्तन, यानी कि डेवलपमेंट चेंजेस, जल्दी से बताओगे डेवलपमेंट चेंजेस क्या होते हैं। एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं, यानी कि ना एक क्रम होता है। बात समझ में आ गई। आज ये खड़े हो जाओ, देखो उधर हाय कर दो, जल्दी से उधर हाय करो, जल्दी जल्दी, हाँ हेलो, है ना। अब क्या कह रहे हैं, हाँ जल्दी से, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या है, क्रम, मतलब ये खड़ा होना सीख गई, बैठना सीखा, अब ये नहीं है खड़ा होना सीखे तो बैठना भूल जाएगी। तो एक क्रम है और सबका ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा ना, हाँ हाँ, चलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये क्या हो रहा है कि इसका क्रम एक ही होता है, आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बदल जाएगा, है ना, आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बदल जाएगा। बात समझ आई आपको, आ गई जी। आप बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। बात डन हो जाती है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, डन जी।
उसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वातावरण व आनुवंशिकता कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि द इंटरप्ले ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब देखो इसके जो शक्ल मिलती है, इधर झांको, इधर आ जाओ, आप इधर देखो, आप पढ़ाई नहीं पा रहे हो बच्चों को, देखो पढ़ाओ उनको। इसकी जो शक्ल मिलती है, इसकी जो आंखें हैं, आंखें ये वाली आंखें, आईज कहाँ है, आईज, हाँ आईज किस पे मिलती है, मम्मा पे। फेस किस पे मिलता है, मम्मा पे। हेड किस पे है, फादर पे। तो ये सारी चीजें क्या कहती है, दोनों का इंटरप्ले होता है, तब एक लविशा बनी, है ना, तब एक लवी बनी। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भाई किसी और का मेल किसी और पे चला गया, अंबानी की औलाद है टाटा पे चली गई, नहीं जाएगी। तो क्या होगा, केवल शारीरिक विकास नहीं, शारीरिक, सामाजिक और चाहे संवेग हो चाहे संज्ञान हो, हर चीज एक इंटरप्ले से बनती है। आज हम इसको जैसा भी एनवायरनमेंट देंगे, आज इसको जैसी भी हेरिडिटी मिली, ये सारी चीजें क्या रहेंगी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग बहुत जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आज का सेशन पूरे YouTube के इतिहास में सबसे डिफरेंट होने वाला है। उसका रीजन क्या है, ये मैडम जो आपको सिखा रही है, आप उनको बता दो कि हाँ मैं आपको सिखा रही हूँ, सीखो, मैं ही हूं जो पास कराऊंगी एग्जाम में, रिजल्ट आएगा अच्छा, है ना। हाँ, अब उसके बाद क्या हो जाता है, तो भाई सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों के, अब समाजीकरण की बात कर लो, संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। यार ये मीडिया को क्या जाने, पहले तो ये अपनी मम्मी को जानती है। मम्मा कहाँ है बेटा, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, वहां है, अच्छा। तो यहाँ क्या है, पहले सबसे पहले अपनी मम्मा को जानिए, उसके बाद पता चला कोई मासी भी है, कोई दादा भी है, कोई दादी भी है, कोई नानी भी है, कोई चाचा भी है, और फिर एक मोबाइल का पता चला जो आजकल ये खूब रील देखती है ना। अब मीडिया समाजीकरण की द्वितीय संस्था है, ठीक है। मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र, यानी कि ऐसी चीज जो आप कह सकते हो कि माइक्रो सिस्टम, एक छोटा सा सिस्टम नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो आंसर क्या हो जाता है, मीडिया समाजीकरण की द्वितीय संस्था, यानी कि सेकंड है, पहली नहीं है, पहली नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, उधर समझाओ उनको, हाँ पहली नहीं है। नेक्स्ट कहता है आदि का योगदान होता है, जैसे पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं इसको अभी एक चीज कुछ ऐसी दूं, जैसे 2 ग्लास दूं, तो ये सबसे बड़ा वाला ग्लास छाटेगी क्योंकि इसको लग रहा है उसमें ज्यादा पानी है, राइट। अभी मैं अगर इसको एक पेन दूं, एक लैपटॉप दूं चलता हुआ, जो इस पे हाथ मार पाए ऐसे स्क्रीन की तरह, तो ये बड़े वाले को देगी, क्योंकि इसके दिमाग में एक चीज है जो इसको बड़ा दिख रहा है, जो इसके आकार में दिख रहा है, जो इसको बड़ा दिख रहा है, बस वही देखेगी ये। हाँ मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब क्या है, केंद्रीयता, प्रवृत्तियां, आत्म केंद्रिता या जीववाद, तो एनिमिज्म है ये नहीं। जब हम एक चीज पे फोकस करते हैं, गिर जाओगे बेटे, जब हम एक चीज पे फोकस करते हैं तो उसको हम कहते हैं केंद्रीयता, यानी कि बच्चे का ध्यान इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा ध्यान है ना कि उसको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, उसका बस एक चीज पे फोकस कर रहा है। अभी उसको अपनी इमेज कैमरा में दिखाई दे रही है, इसलिए वो रिएक्ट कर रही है। बात समझ आई है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं रियली मैं कह रही हूं कि एक बच्चा आपको वो पेपर क्लियर करा सकता है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लिटरली। हाँ ये पढ़ा देगी भाई, ये तैयार बैठी है, तुमको क्या लग रहा है, ये सारी सीढ़ी भी देखो नोटबुक में छाप दी है इसने, लड़की। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसके परिभाषित करने वाले विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। चूज द करेक्टली मैच। पियाजे, देखो पियाजे की थ्योरी है, कॉग्निशन के बाद बताइए, कहता है कि जो इसका दिमाग है ना, उधर देखो, जो बच्चे का दिमाग है ना, ये जो इसकी खोपड़ी है, ये वाली जो खोपड़ी है, ये खुद ही सीख लेगी, इसको किसी की जरूरत नहीं है। यानी कि बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, जैसे अभी ये लिखने की पूरी प्रैक्टिस में है लड़की। बात समझ आ गई। अब उसके बाद क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीववाद की है।
पूर्ण संक्रियात्मक। जीववाद कब होता है, मुझे एक बात बताओ, जीववाद कब होता है? जब बच्चा बहुत छोटा है, अभी इसमें जीववाद है ना, तो क्या होता है? प्री ऑपरेशनल, मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे सेंसरी मोटर है तो प्रतीकात्मक होता है, सिंबल, सिंबल तो अभी भी नहीं समझती है, तो 2 साल की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट, डेफर्ड इमिटेशन मतलब नकल उतार के सीखना, तो वो थोड़ा सा उससे ऊपर उठ जाती है, सिर्फ अनुकरण नहीं, कुछ कुछ लॉजिक शुरू हो जाते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था केंद्रीकरण, अमूर्त संक्रियात्मक केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन तो इसमें है, और ये तो चौथी स्टेज है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट बनेगा। क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा। यानी कि पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद मानता है बच्चा। ये बेटा सिंचन रो रहा है, इसको चुप कराओ इसको। हाँ, वो रो रहा है, उसको उधर चुप करा दो इसको, ठीक है ना? रो रहा है ना, ये आंसू पोंछ दो इसके, आंसू पोंछ दो इसके, ऐसे पोंछो। हाँ, तो ये क्या है? बच्चे को लगता है सच में हो रहा है, बच्चे को लगता है इसको भी है ना, और फिर उसी को पेंसिल भी गाड़ देगा, ये उसकी आंख भी फोड़ देगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी भी ज्यादा है। बात समझ गए? तो धीरे धीरे बहुत कुछ होता है, बहुत ज्यादा कुछ, है ना? बात डन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो आपके कितने अच्छे से 6 क्वेश्चन कराए हैं इसने, थैंक्स टू हर, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भौतिक उपकरण है, जैसे कि हमें संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बात कर लेते हैं हम लेव वाइगोत्स्की की। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं समाज से सीखता है बच्चा, ये आपको देख के सीख पा रही है, ये आपको पढ़ा रही है, ये आपको बता रही है, ये आपको समझा रही है, तो ये सारी चीजें कहाँ है कि बच्चा समाज में देखकर सीखता है। ये बात डन हो गई, ये बात डन हो गई। इसके बाद तो स्कीमा है, स्कीमा का ना जिक्र किया, ये तो प्याजे का है जी, काट दो, जहां स्कीमा दिखे काट दो। स्कीमा कैलकुलेटर वैसे ही आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि स्कीमा का लेव वाइगोत्स्की ने कोई जिक्र नहीं किया। मैप, कैलकुलेटर, मैप कहाँ दिखा? डालना नहीं है नीचे, चोट लग जाएगी उसको। हाँ, यहाँ बिठा लो। अब क्या है? कैलकुलेटर, यानी कि कैलकुलेटर कहाँ है? एक एनवायरमेंट में है, किसी ने तो बनाया है, आपको हेल्प करता है। मैप आपको रास्ता दिखाता है। ये ऐसी तो चीज नहीं है कि आपके दिमाग में एकदम से उत्पन्न हुई है रातों रात, राइट? इसका आविष्कार रातों रात तो नहीं हुआ है। तो ये चीज समझ लेना कि ये चीज बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। और आज का सेशन यकीन मानिए पूरे YouTube के इतिहास में पहली बार होगा जब 30 के 30 क्वेश्चन आपको बच्चे के थ्रू समझाए जा रहे हैं, ठीक है बात? तो आपको जी जान लगा देनी, एक बार व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, शेयर, या सब जगह भर जाना चाहिए कि आज क्लास में कुछ धमाका हो रहा है ना? आज तो क्लास में कुछ नया हो रहा है। देखो आपको हेलो कर रही है दीदी, हेलो कर दो, ठीक है बात? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक्य क्या है? जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, वो क्या चीज होती है? एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है ना? हाँ। उसके बाद बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है कि जो कॉग्निशन है ना उस चीज में, अच्छा मैं खुद से बात करूं तो क्या मेरा दिमाग करना ही काम बंद कर देगा? ये किसने कह दिया आपसे? ये तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। ये भी गलत। बच्चों की अहंकार नहीं होता है, संज्ञानात्मक कार्य नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण है जब ये हम खुद से कह रहे होते हैं, अबे यार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों पे जब हम सोच विचार करते हैं ना, तब वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मुझे बताइए फटाफट से। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सोच के देखिए। जब हम खुद को गाइड करते हैं, खुद को दिशा निर्देश दे रहे होते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? निजी भाषण। अरे खुद को कह रहे थे क्या कर रही है, क्या कर रही है। जब हम खुद को कहते हैं क्या कर रही है, ऐसे थोड़ी होना था, इसको अच्छे से लिखो, ऐसे करके। बात समझ गए? डन हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? हाँ, प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। कहां जा रहे हैं? प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ऐसे जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल। हाँ, मतलब हम अलग अलग
तरीके रखे, जैसे अभी इसके लिए ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ये पेन से लिख भी रही है, ये नोटबुक भी ली हुई है, लैपटॉप को भी चला ही रही है साथ साथ, तो सारी चीजें इसकी साथ चल रही हैं। तो ये हो गई हमारी वैरायटी ऑफ मटेरियल। रेंज एक्टिविटी की यानी कि गतिविधि और कार्यों का प्रावधान, इसको एक ऐसा, अभी क्लास से रूम से जा नहीं रही थी, मैंने कहा आजा फिर पूरी क्लास पढ़ा दे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक्टिविटीज भी देखो। प्रत्यक्ष, मेथड ऑफ डायरेक्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन। आप सीधा सीधा बोलो ना इसको, ये समझेगी, तू समझती है ना। अब क्या हो जाता है, फोकस, रटने, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना, इसको ऐसा नहीं कराना है ए फोर ये बी फोर ये, इसको एनवायरमेंट दो, ये अपने आप सीख लेगी। अभी भी ये लगी हुई है लिखने में, बात समझ गए। तो यहां आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 9th क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जहां पे दो चीजें ठीक है। प्रत्यक्ष निर्देश, सॉरी, फॉलोइंग मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पता है क्या होता है, मतलब एक मेथड, ठीक है, वो उसके फ्लो में आ गया। एक मेथड मतलब एक मेथड हम कभी नहीं अपनाएंगे, हम बहुत सारे मेथड अपनाएंगे, एक से ज्यादा मेथड अपनाएंगे, है ना। अब देखो ये इमिटेट करके सीख रही है, मेरी तरह बोलने की कोशिश कर रही है, इसको क्या कहते हैं बैंडुरा, जरा कमेंट करके बताओ, इसको बैंडुरा क्या कहते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। आपको मजा आने वाला आज की क्लास में, नेक्स्ट लेवल, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास पहली बार इतनी प्रैक्टिकल हो रही है कि मुझे नहीं लगता था कि इतनी प्रैक्टिकल कभी कोई कराएगा, ठीक है, मैंने खुद नहीं सोचा था, बट स्टिल शी इज माय क्यूटी, सारा क्वेश्चन करवा दोगे, है ना। यहाँ पे आपको एक फायदा मिलता है कि बच्चा भी ऐसा है कि रो धो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें पढ़ाने वाली है, मैं भी शेयर कर रही हूँ, आप भी एक बार यार शेयर कर दो यार सब जगह, ठीक है ना। तो जल्दी से आ जाएंगे फटाफट से, और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं वाला सीन है, ठीक है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, कहता है निम्नलिखित में से कौन, कोहलबग आ गए जी, कोहलबग, नैतिकता सिखाई जाए। अब चरणों को उनके अंतर्निहित सिद्धांत के साथ सही सुमेलित किया है, बताओ कौन सा होगा। अब देखो ध्यान से, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, सजा से बचाव। जब बच्चा सजा से बचने के लिए काम करता है ना, तब अगर मैं इसको देखो, इधर देखो, इधर देख, पिटाई कर दूंगी, काम कर, लिख, ये लिखना चालू हो गई। अब ये या तो लालच के तौर पे करेगी या फिर ये मारपीट के डर से करेगी, हाँ ठीक है नहीं मार रही। अब लालच के तौर पे, डर के तौर पे, तो ये तो पहले वाला है, ये सार्वभौमिक तो लास्ट में आता है, लास्ट में, तो ये तो थर्ड वाली स्टेज है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास, अरे आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय, है ना। तो मैडम मुझे ये कह दे, तो ये क्या है, आदर्श, ये वाला ठीक है, जोड़ा सही मिला है, जोड़ा सही मिला है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा, बी बनेगा, ठीक है बात, हाँ, तो आंसर हमारा बी बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझे कहता है कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है, यानी कि अच्छा बुद्धि क्या हो सकती है। देखो समकालीन मतलब एज पर कॉन्टेम्परेरी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बहुत सारी कुछ आ गई है ना, ध्यान से सुनो, है ना। केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता, कि बस टेपते जाओ, टेपते जाओ, सुनते जाओ, टेपते जाओ, सुनते जाओ, टेपते जाओ, ऐसे नहीं करना है। विशिष्ट एकाकी क्षमता, यानी कि एक चीज एक नहीं होगी, ये भी गलत। क्षमताओं का एक समूह, यानी कि क्या है, क्षमताओं का एक समूह, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, एक नहीं क्षमताओं का समूह। तो क्षमताओं का समूह ठीक है कि आप में कई सारी बुद्धि हो सकती है। समकालीन मतलब एक या दो से ज्यादा, बात समझ गए आप। यहां लिखो, यहां लिखो, ए लिखो, बात समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षक को महिलाओं और पुरुषों की गैर पारस्परिकवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए। अब अगर हम आपसे बात करें, अगर ये पैदा हुई, वहां देखो जल्दी से, वहां देखो, अगर ये पैदा हुई और हम ये कहें कि लड़का होता तो ज्यादा अच्छा थी, है ना,
अब इसको कल को बड़ी होके पता चलेगा कि ऐसे बोल रहे हैं मुझसे, तो इसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आज ये छोटी है, नहीं समझ पा रही है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी तो इस तरीके की चर्चाएं होनी चाहिए समूहों में, समाज में। क्या क्यों चर्चाएं होंगी? ताकि जेंडर जो भूमिकाएं हैं, जो लिंग है ना, इन पे थोड़ा सा ना रूढ़िवादिता को चुनौती मिले कि हाँ ऐसा नहीं होता है। अब इसको कभी नहीं बोला जाएगा कि चूल्हा चौका बर्तन तेरी जिम्मेदारी है, लड़की को तो करना ही पड़ता है, यही करना पड़ता है, ये कभी वसड़ नहीं पालनी जिंदगी में। तो ये क्या है? रूढ़िवादिता। जो परंपरागत चीजें चली आ रही हैं उनको थोड़ा सा लाइन में लाना, या चैनलाइज करना, या चुनौती देना। डन? तो क्या हो जाएगा? मुझे तो चुनौती यहां मिला है और मेरे हिसाब से बी आंसर डन भी मैं कर ही दूंगी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा फटाफट से। हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जो कहता है, अब देखो अभिकथन वाले क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं। अभिकथन क्या कहता है? जैसे शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। अब इसका कारण है विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, पहली में तुम ये कह रहे हो, सुनो ध्यान से, कि हम हतोत्साहित करेंगे। हतोत्साहित तो हम किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। विविध सहकारी एवं अधिगम अप्रभावी रणनीति है, बल्कि प्रभावी है ना? जल्दी से बताओ, रॉकेट मैं भी रॉकेट कह रही हूं, निकम्मो क्या कर रहे हो? देखो ध्यान से, तो क्या होगा जल्दी से, है ना? हाँ, बात डन हो गई, समझ में आ गई, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। तो कोई भी बच्चा किसी कार्य को करने के लिए क्या करता है? या तो देखो खुद करके सीखेगा, इमिटेट करके सीखेगा, उसको प्रोत्साहन दो, उसको जज्बा दिखाओ, उसको और मोटिवेट करो, है ना? उसको और मोटिवेट करो, और मोटिवेट करो। बात समझ आ गई? ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। डन? आंसर हो जाएगा, दोनों गलत दे दिए जी आपने तो एक भी सही ना दिया, कैसे चलेगा काम है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है Which of the following statement about assessment is not correct? मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के पहले, दौरान के बाद होता है। यानी कि ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स प्लेस बिफोर लर्निंग एंड आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जबकि अगर आपसे मैं बात कहूं सीखने के लिए, मतलब सीखने के लिए होता है हम वो चीज से पहले कर रहे हैं कोई चीज, है ना? ताकि हमारे पास अभी टाइम है, अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है? टाइम बचा हुआ है। बात समझ आ गई? कितना पढ़ाएगी आज तो? असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड फोकस अपॉन फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। अब देखो, सीखने के लिए तो रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, ये तो फॉर्मेटिव होता है ना? फॉर्मेटिव होता है, शुड फोकस अपॉन फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये बात आपकी ठीक हो जाती है। अच्छा सुनो मेरी बात, सॉरी ध्यान से सुनो, एक वर्ड नहीं पढ़ा है मैंने। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स प्लेस बिफोर, हाँ बिफोर सही बात लिखा, मैंने लेट पढ़ लिया। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टीचिंग लर्निंग, ये हमेशा चलता है ताकि हम रचनात्मक चीजें और तरीके करते रहें। दूसरी बात, असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड फोकस अपॉन फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। सीखने के लिए कर रहे हैं, फॉर कर रहे हैं, तो वो रचना करने का तो अभी हमारे पास टाइम है। डन हो गई बात। मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए, यानी कि द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट शुड बी डायनेमिक, यानी कि लचीला होना चाहिए, एक जैसा नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। और मूल्यांकन में मानकीकृत मतलब स्टैंडर्ड, कि आपको 90 नंबर लाने तभी आप पास है, वरना आप किसी काम के नहीं हैं, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना आपसे कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? ये आपके मूल्यांकन वाली चीज हो जाती है। डन हो गई बात? हाँ वो देख रहे हैं, वो मारेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? वैचारिक समझ कौन सी होती है? यानी कि टू प्रमोट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सोच, क्या सोच है ना। अब विच ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, अब बड़ी चीज इससे तो कोई मतलब रह नहीं गया ना हमारा। टोटल एरिया, अरे क्या करना है, शुड बी टेकन, क्या मेजरमेंट ले, क्या तरीके अपनाए, कैसे ये औलादे सीखेंगी, हाँ ये लो चलाओ, कैसे ये सीखेगी, बात समझ गए आप? तो ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। डन हो गई बात? डन हो गई बात? चलिएगा, कर दिया ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? जैसे समावेशी क्या होती है, अगर इसका दिमाग नॉर्मल है तो ये भी उसी स्कूल में जाएगी, इसके साथ सिंचन का दिमाग थोड़ा तेज है तो ये भी उसी स्कूल में जाएगा इसके साथ, अब पिकाचू का दिमाग थोड़ा तेज है तो ये भी उसी के साथ स्कूल में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका समावेशी, यानी कि हर प्रकार का बच्चा बैठा हुआ है उसी चीज पे, बात समझ गए। और एक ही क्लास में बिठाना है, ऐसा भी नहीं कि अलग अलग बिठाना है। अब लचीला पाठ्यक्रम, लचीला मतलब फ्लेक्सिबल, बात समझ गए? हाँ चलो बाय कर दो, पहले बाय कर दो इनको, तो बाय कर दो, हाँ वहां बाय कर दो, फिर जाओ, चलो भाई जाओ 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 जाओ, भागो, खूब पढ़ाए 15 क्वेश्चन। लचीला पाठ्यक्रम, गम्य इमारतें योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण या फिर प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्या रहेगा 16th क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या रहेगा 16th क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से, फिर से आएगी वो, अभी वो टिकेगी थोड़ी ना उधर, बताओ जल्दी से 16th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? भाई लचीला पाठ्यक्रम हो, है ना, लचीला क्या हो, पाठ्यक्रम हो। अब गम्य इमारतें हो, असेसिबल बिल्डिंग हो, ऐसा ना उस पर तो चढ़ ही नहीं सकते हम, जा ही नहीं सकते हम। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण यानी कि सेग्रीगेट करें, गलत है। कंपटीशन गलत है। दो ठीक है, कहां मिले हमें? फर्स्ट में मिल गए, फर्स्ट में क्या हो गया, मिल गए हैं, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। डन हो गई बात, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? यानी कि बार बार आप उसी चीज को रिपीट करते हैं या उसी चीज को बार बार करते हैं, ये स्वलीनता है, गुणज वैफल्य है, डिस्कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है और दृष्टि देखने में प्रॉब्लम है। तो अब क्या होगा? हाँ मेरा बेबी है, आगे बताओ तुम, अब क्या होगा? तो सिंपल बात है, क्या रहने वाला है? ऑटिज्म होगा आंसर। क्या होगा आंसर? ऑटिज्म होगा आंसर। स्वलीनता, जब हम एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, है ना। डन हो गई बात। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, यहां से क्वेश्चन इस बार भी आएगा ही आएगा। रट लो इस चीज को, रट लो मतलब दिमाग में बिठा लो, छाप लो, समझ लो, है ना, ये बात समझ लेना। हाँ मैम बालक पूछ रहे आपका प्रोडक्ट है? हाँ हमने लॉन्च किया है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना। अब नेक्स्ट क्या कहता है वो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा जिन्हें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है, will help inclusion of student with attention deficit hyperactivity disorder। कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ेगा। अब देखो सुनो मेरी बात, हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, समझता नहीं है, सुनता नहीं है, बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, उछल कूद करने लगता है। हाइपर मतलब ज्यादा, एक एक्टिव के बहुत अलग लेवल वाला फेस, ठीक है। अब यहां मुझे बताओ क्या आंसर लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? जैसे कि हमारा कौन सा है 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आप बताइए फटाफट से। क्या होगा भाई? कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ेगा। बताओ कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा? तो मदद तब करेगा जब छोटे में तोड़ो, लंबे टाइम तक वो टिक ही नहीं सकते, हाइपर है वो,
सुनो, मेरे सलंग के विविध तरीकों को प्रतिबंधित करना यानी कि रिस्ट्रिक्ट करना ये नहीं पूछा है। हेल्प कौन करेगा? स्मॉल मैनेजमेंट करेगा। जब आप टास्क को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दोगे और फिर क्या करोगे, हर किसी के हिसाब से उसको, क्योंकि हाइपर है, बहुत ज्यादा उसमें पेशेंस है नहीं, बहुत ज्यादा देर तक वो बैठेगा नहीं, तो क्या रहेगा, शांत रहेगा। बात समझ गए आप? हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब देखो सुनो, कमजोर वर्ग मतलब कैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियली कमजोर हो, यहां से कमजोर हो, पिछड़ा हुआ इलाका हो, या पिछड़ी हुई जाति हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे तो है। बच्चों को अधिगम क्षमता का उनके सामाजिक वर्ग के साथ सहसंबंध बनाना चाहिए कि भाई आपको प्रॉब्लम चल रही है, आप एक काम करिए, जो अच्छा एक समाज है उसी से काम चलेगा आपका। कम उम्मीदें नहीं रखनी है यार। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि जैसे भी आपके हैं, हम क्या हैं, बताओ जल्दी से, जैसे भी हम हैं हम वैसे ही स्वीकार करेंगे बच्चे को। जैसा भी ये बच्चा है, अगर ये बहुत पैसे वाले का है, ये बहुत गरीब का है, तो हमारे लिए तो दोनों बराबर बैठे हैं ना। बात समझ गए? अब ये नहीं है कि तेरा काम यही चलाएगा, नहीं, तू अपना काम स्वयं चला सकता है, हम सबके साथ हैं, तेरे लिए भी सेम है, तेरे लिए भी सेम है। बात समझ गए आप? तो ये आंसर क्या बनेगा हमारा, सी इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फटाफट से एक बार लाइक वाइक करके चलते हैं तैयारी के साथ, ठीक है? तो एक बार सब लोग लाइक कर देंगे सेशन को, शेयर कर देंगे सेशन को, ताकि आपको मजा आ रहा है आज क्लास में, कुछ डिफरेंट हुआ है ना। मैंने कहा ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ बेहतर लाते रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? As a correct matched pair of appropriate accommodation यानी कि समायोजन, strategy with respect to inclusion यानी कि समावेशी, in student with a specific learning preferences। अब बताओ, गति संवेदी सामग्री को जोर से पढ़ाना, बताओ क्या लग रहा है? काइनेस्थेटिक सामग्री को जोर जोर से पढ़ाना, ये कोई ऑप्शन बना? मतलब जोर से पढ़ाना क्या होता है, मैं भी जोर से पढ़ाती हूँ। ऑडिटरी, हाईलाइट मेन पॉइंट्स इन द, मतलब ऑडिट कर दो, ऑडिट ये थोड़ी ना होता है ना, मेन पॉइंट को हाईलाइट करना है तो कोई बात ही नहीं बनी। टेक्टाइल, ऑरल समरी खुद ही ऐसे सुना दो, नहीं वो वर्बल होता है। विजुअल यूज मैप, यहां तो दिख रहे हैं हमें, चार्ट भी दिख रहे हैं, मैप भी दिख रहे हैं, चार्ट भी दिख रहे हैं और मैप भी दिख रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा हमारे लिए? डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही और राइट ऑप्शन होगा। बात समझ आ गई? हाँ, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अभिकथन, कहता है यानी कि एक कथन है, क्या कह रहा है? अधिगम में बच्चों द्वारा देखे गए अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। रीजन ये कहता है बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, ना कि चक्रीय तरीके से। अब बताओ क्या होगा? अरे मुझे एक बात बताओ जी, सुनो मेरी बात। अधिगम बच्चों द्वारा देखे गए अनुभव, जो बच्चा देखता है वही अनुभव और वही प्रैक्टिस करता है, फिर वही सीख जाता है, वही उसके व्यवहार में समा जाता है या आ जाता है। ये बात डन हो गई। अब इसके आगे बात करें तो क्या होगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, रीजन दिया है बच्चे रेखीय, यदि कि एक स्पीड से सीखते हैं, ऐसे जाती है सुई, ऐसे थोड़ी ना जाएगी। अरे कभी स्लो हो जाएगा, कभी तेज हो जाएगा, कभी जल्दी सीख लेगा, कभी लेट सीख लेगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 21 क्वेश्चन का? सिंपल, ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। व्याख्या तो फिर भूल ही जाओ, जब एक गलती हो गया, एक लुढ़क ही गया, तो फिर कुछ बचा नहीं ना मेरे भाई। कुछ बचा ही मवरी, बोलो जल्दी से, कुछ बचा नहीं ना। जब एक गलती हो गया तो हम तर्क वितर्क पे तो लड़ेंगे ही नहीं। आगे देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती? यह सीखना कि कैसे सीखते हैं। अच्छा, विषय वस्तु में बढ़ोतरी,
ठीक है, मतलब विषय वस्तुएं बढ़ा दो, पेपर बढ़ा दो, किताबें बढ़ा दो, बैग लाद दो, सारी चीजें लाद दो, ये गलत हो गया। डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाना, मानकीकृत पाठ्यचर्या शिक्षा, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, स्टैंडर्डाइज करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट। देखो स्टैंडर्डाइज करिकुलम मतलब, स्टैंडर्डाइज करिकुलम मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर क्लास 3 का पढ़ा रहे हो तो उसका 3 का ही होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र के साथ होना चाहिए विद पेडागोजी। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, जो हमेशा चलता रहे। तो ऑप्शन और आंसर हमारे क्या बन जाएंगे, ए बनेगा, यानी कि बताओ, नहीं करती, रुक जाओ। सीखने को कैसे, सीखना कि कैसे सीखते हैं, प्रोसेस पे तो ध्यान देना, वो तो हम पहले से देते आए हैं जी, क्लास में ही देते आए हैं। पहली चीज, विषय वस्तु में बढ़ोतरी तो हमें करनी नहीं है। डिग्री समग्र प्रगति, अच्छा सॉरी, समग्र प्रगति मतलब ओवरऑल, कि संज्ञान भी बढ़ा, संवेग भी बढ़ा, इमोशनल भी बढ़ा, सोशल भी बढ़ा। ऐसा नहीं है कि बस ये पेपर पन्ने थे, इस पे लिखता गया, ये पन करी, ये कॉपी तुम्हारी, ये तुम्हारा रिपोर्ट कर जाओ इसको लेके, ये नहीं करना है आपको। बात समझ गए आप, ये खतरनाक है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, प्रगति की तरफ बढ़ना चाहिए, सारे डोमेन, चारों डोमेन कवर करेगा, ये चारों क्षेत्र विकास के कवर करेगा, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक भी, भाषा भी, संज्ञान भी, संवेग भी। बताओ अब क्या होगा, तो आंसर हमें बचेगा जो हमसे पूछा था, नॉट आर प्रपोज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन करिकुलम। ठीक है, ये मामला गलत क्यों जा रहा है, स्टैंडर्डाइज करिकुलम पेडागोजी असेसमेंट, ठीक है। 360 डिग्री होलिस्टिक तो है भाई, तो थर्ड वाला तो डन हो जाता है। ये भी देखो, सुनो मेरी बात, ऑप्शन और हिंदी और इंग्लिश अलग अलग हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम ऑप्शन यहाँ से छाट लेते हैं, इनको काट दो, सही और गलत बताओ, सिंपल बात है, सीधे फंडा। सीखना कैसे है, ये सीखना, बढ़ोतरी हमें नहीं करनी है, प्रगति का रिपोर्ट कार्ड हमें बनाना है, और पेडागोजी और असेसमेंट स्टैंडर्डाइज की एक ही तरीके का रखेंगे, हमें नहीं करना है। बात समझ आ गई। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अच्छा, किस किस को स्टेजेस में प्रॉब्लम है, किस किस को बाल्यावस्था की जो स्टेजेस हैं, जो अवस्थाएं हैं उसमें प्रॉब्लम है, खेल की अवस्था, खिलौने की अवस्था, एनिमेशन की अवस्था, नकल की अवस्था, किशोर की अवस्था, ये सारी चीजों में किस किस को प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, पेडागोजी में भी आता है और वैसे भी आता है। किस किस को यहाँ पे समस्या होती है, मुझे एक बार बताएंगे विद लाइक एंड शेयर ऑफ दिस क्लास। जल्दी से एक बार, जल्दी से फटाफट से लाइक करेंगे इस क्लास को, शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, एक बार भेजिए तो सही, मजा आएगा आपको क्लास में, है ना। ऑप्शन मिस्टेक है, इसीलिए मैंने यहां बता दिया है कौन सा गलत और कौन सा सही है। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के चिंतन को सुसाध्य और नहीं करता, यानी कि बच्चा थिंक करना चाहता है, सोचना चाहता है, उसको सुसाध्य नहीं करेगा, मतलब उसको हेल्प नहीं करेगा, फैसिलिटेट नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम हस्तांतरण पर आधारित गतिविधियां दें, यानी कि गिविंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, जो आपकी पहली चली आ रही नॉलेज या अधिगम को भी ट्रांसफर करेगी, ये समझने की बजाय रटने की और लक्ष्य, गलत हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रट्टा सारी चीजों का समाधान हो सकता है, क्या आप रगड़ रगड़ के रट्टा मार, रात दिन रट्टा मार, है ना। अब रट्टे रट्टे से तो काम नहीं चलेगा, पहले सीटेट के पेपर में चल जाता था, बट अब नहीं चलेगा। बात समझ आ गई आपको, तो ये चीज हो जाएगी महागलत, गलत नहीं महागलत। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक डैश और डैश की स्थापना वातावरण सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है, और इसके बारे में स्कूल क्या कहेगा, सोचो मेरे ध्यान से दोस्तों। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डैश एंड डैश एटमॉस्फेयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग एट स्कूल। सहयोगी, सहकारी, प्रतिस्पर्धी, उबाऊ, रचनात्मक, यांत्रिक, धमकी या चुनौतीपूर्ण। बताओ क्या ये काम चलेगा भाई, सहयोगी होना चाहिए, कोऑपरेट होना चाहिए, कोलैबोरेट होना चाहिए, पीयर ट्यूटरिंग होनी चाहिए, आपस में सीखना होना चाहिए। कोका महान, क्या प्रॉब्लम है बताइए, समाधान करेंगे रे बाबा, जल्दी से बताओ। 24 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सहयोगी हो और सहकारी हो, है ना, अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि बेकार चीज हो। अगर आपको क्लास में आ रहा है मजा तो लिखने की क्यों दे रहे हो सजा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो, राटे काट दो। सीडीपी बाय हिमानी मलिक, रोज मिलेंगे रात 8 बजे, ठीक है। इंग्लिश को थोड़ा क्लियर कर दो, ठीक है जी। अब इधर कर देते हैं हम इसको, फिर आपको इंग्लिश क्लियर दिखेगी। दूसरी बता, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल। कोलैबोरेट मतलब एक से ज्यादा लोग पढ़ें और एक दूसरे को सहयोग करके पढ़ें, कोऑपरेट करके पढ़ें। ऐसा ना हो एक दूसरे के साथ लात घुसे मुक्के चल रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैंने अपनी पूरी जी जान लगा रखी है तुम्हारे सीटेट के लिए ही नहीं लगाई हुई। सीटेट तक मैं चाहती ही नहीं हूं तुम्हारा रिजल्ट। मुझे चाहिए कि इस बार तुम सरकारी नौकरी लेके और शिक्षक बन के ही जाओ इस क्लास से। आपको ये क्लास आगे तक हेल्प करेगी, पीडीएफ मिल जाएगी प्रिंट्स। आपको ये क्लास आगे तक हेल्प करने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक बस फेज आएगा और यहाँ पे खत्म। सीटेट तो पहली सीढ़ी है, असली मंजिल तो कुछ और है। ये आप सबको याद रखना है। 30 में से 30 सीडीपी में वादा है, आप अगर ईमानदारी से मेहनत कर लेते हो, अच्छे से मेहनत कर ले तो कोई नहीं रोक सकता। डन हो गई बात। अब मुझे इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना इजी हलवा लड्डू क्वेश्चन है, सबको आता होगा। एक बार देखते चलते हैं। कहता है संप्रत्यों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए। सीक्वेंस क्या हो कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन का। आपको एक कंसेप्ट रखना है कि ये लो जी, दाल चावल खिचड़ी पनीर रायता सारा कुछ है। आप सीक्वेंस क्या रखते हैं। आप बैग लगाते हैं, मुझे ट्रिप पे जाना है, आप सीक्वेंस क्या रखते हैं। सबसे ऊपर आप टॉवल रखते हैं कि जाते निकाल लेना है इसको, है ना। ऐसा नहीं करना कि टाल को सबसे एंड में लगा देते हैं, सारे कपड़े तहस नहस। सबसे ऊपर रखते हैं आप उस चीज को जो जाते ही निकालनी है आपको। आप एक सीक्वेंस रखते हैं। तो कॉन्सेप्ट का सीक्वेंस क्या है। आवेदन आधारित से समझ आधारित की ओर, उच्च क्रम से निम्न की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो मुझे बताइए आपका क्या होगा। पहले हम सरल चीज करते हैं, फिर हम जटिल चीज करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं छोटी सी बच्ची को कुछ इतना टफ दे दूं कि उससे जिंदगी में वही सॉल्व ना हो और अकेला मकसद उसकी जिंदगी का वही रह जाए। पहले आप सरल 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 कराइए, फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ चलिए। पार्डन हो गए, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को सुसाध्य करता है। समरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो आपको क्या लग रहा है 26 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमंग स्टूडेंट, फंक्शनल फिक्सनेस। देखो फिक्सनेस मतलब है स्थिर है चीज, जो स्थिर है वो गलत है। रिस्पॉन्स सेट कि कैसे बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, उसका एक सेट है, इसी हिसाब से चलेगा नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुसाध्य जो करेगा वो एनालॉजिकल थिंकिंग करेगी। सुसाध्य जो करेगा वो एनालॉजिकल थिंकिंग करेगी। डी होगा। 16 वाला नहीं आया, 16 वाला कर लेंगे, फिर से कर लेंगे, क्या टेंशन लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। वाली बात डन हो गई। हाँ जी, क्या हो गया। एनालॉगी नहीं होगा, समरूपक चिंतन। समरूपक चिंतन एनालॉगी। मैडम फिल्टर उड़ गए हैं दिमाग के, है ना। बताओ जल्दी से, है ना मैम। फिल्टर उड़ गए दिमाग के। कमेंट देखो तो जरा कितना मजा आता है ऐसे टाइम पे कमेंट देखने में। हाँ बहुत ही बढ़िया। नीरज कुमार पंचम से, हाँ बहुत ही बढ़िया। अरे भाई साहब मेरी बात सुन लो तुम, स्वाति शालिनी श्राद्ध सारे लोग मेरी बात सुन लो। एनालॉगी का मतलब होता है आप किस समस्या में कहां से कौन सी चीज उठा के इसमें डालोगे। उसका मतलब ये नहीं है एक ही डालोगे, नहीं। आप कौन सी चीज को कहां से पकड़ के लाओगे, कैसे तार भिड़ाओगे और आपस में जुगाड़ कर जाओगे, इसको एनालॉगी कहते हैं। तो ये क्या है, समस्या जब आई तो ऐसा ही तो चाहिए, ऐसा ही तो चाहिए। सेट होते हैं एनालॉगी में जिनको आप अप्लाई कर करके देखते हो।
ये रटी रटाई चीज नहीं है कि एक ही चीज है, वही चीज आएगी, वही चीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियां। अब क्या हो जाता है, कोई बच्चा कोई गलती कर देता है, कर देता है। अब बच्चे ने क्या करी, त्रुटि कर दी, कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट एरर, है ना। बच्चे ने क्या कर दी, गलती कर दी, कोई कोई प्रॉब्लम कर दी। अब बच्चा गलती करेगा तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसको पीट पाट दें, है ना, है। अब अगर ये गलती करेगी, यहाँ देखो, उधर देखो, उधर देखो जल्दी से, उधर। अब अगर ये गलती कर दे तो ऐसा तो है नहीं मैं इसके पिटाई कर दूं इसकी, है ना। अरे बवंडर थोड़ी बनाना है, गलती होती है ना तुझसे, हाँ होती है। बेटे तू शर्मा जा थोड़ी सी, यहाँ बैठ जा, है। ये लेते कार्यक्रम चालू कर। अब यहाँ पे गलती हो जाएगी, हो जाएगी। अब त्रुटि करने के व्यवहार को मिटाने के लिए दंड देंगे हम इसको, ऐसे पीटेंगे थोड़ी इसको, लेकिन संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को त्रुटि खोज करने को मदद करेंगे। यानी कि उसको संकेत दो थोड़े थोड़े, ऐसे जैसे क्या कर रही होती है, मैं इसका हाथ ऐसे डाउन कर देती हूँ, कुछ और पकड़ा देती हूँ, तो इसको एक दिशा मिल जाती है, वैसे 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 चल दो, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ऐसे कर देते हैं हम। तो ये फिर क्या करती है, फोकस करती है। बात समझ आ गई। तो संकेत और इशारे चलते हैं, त्रुटियां खुद खोजने के लिए काम करते हैं। ये बात क्या हो जाती है, डन हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखो, कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्तित्व और आधारित रूढ़िवादी विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यता पैदा कर देती है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़ियों का प्रभाव कम करने के लिए, सुनो मेरी बात, कभी कभी ना स्टीरियोटाइप रिलेट करते हैं वन सोशल आइडेंटिटी कॉज बिलीव अबाउट इनइक्वलिटी अमंग स्टूडेंट, टीचर कम ओवर द इम्पैक्ट ऑफ दीज नेगेटिव स्टीरियोटाइप। अब इसको पता चले तुझे तो रोटी बनानी है, तुझे तो यही करना है, तुझे तो वही करना है, ये सारी चीजों का काम करती रहे, तो अब क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे काम नहीं कराने दे रही हूं, वो पढ़ रहे हैं, उससे लिखो वरना पिटाई हो जाएगी, फिर दंड से बचने के लिए काम करोगे। ये बात समझ में आ गई। अभी दे रही हूं 28 क्वेश्चन का आंसर। इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को बार 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 दोहराते रहेंगे, एक ही चीज को बार 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 करते रहेंगे, ये चीज नहीं करनी है, रट्टा नहीं मरवाना। आप सिचुएशन बना दो, उसको इजी करा दो, उसको बेहतर करा दो, वो अच्छा हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको। यहां बैठो, दूसरा दे रही हूं, हटो, ऊपर पैर करो, ये लो, कौन सा लोगे, जल्दी ले लो, कौन से वाला, कौन से वाला, वही पकड़ेगी जिससे लिख रही थी मैं, तुझे सब याद रहता है, चलो लो। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखो, एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है। यह किस तरह का लक्ष्य का उदाहरण है कि मैं अंतिम ना आ जाऊं, मैं लास्ट ना आ जाऊं, मेरे से हो ही ना पाए, मुझसे कुछ हो ही ना, ये चल नहीं रहा बेटा, ये बोर्ड पे चलता है, आपको दिया था जो कॉपी पे चलता है, ये वाला, ये दे दो, छोड़ो, ये लो। अब बताओ, महारत हासिल करने की दशा उन्मुख लक्ष्य कि भाई मैं तो महारत हासिल करूंगा, ये अरे वो तो पहले ही डरा सहमा बैठा है, वो तो पहले लास्ट में जाने के बैठने के नहीं चल रहा, वो चलेगा दूसरा, ये वाला, ये वाला, ठीक है बात। परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य करना, यानी कि क्या होगा, 29 क्वेश्चन का आंसर बताओ। परिहार मतलब अवॉइडेंस, अभी इस पे लिखवाऊंगी, अभी उससे लिख यहाँ पे जल्दी से। अब क्या हो जाता है, प्रदर्शन की दिशा उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। अब एक बात बताओ, एग्जाम में लास्ट आने का उसको डर है, अवॉइड कर रहा है यार, वो परफॉर्मेंस गोल है ना, अवॉइड ही करेगा, क्या करेगा, अवॉइड ही करेगा। बात समझ के देखो, सोच के देखो थोड़ा, वो क्या करेगा बेचारा, अवॉइड ही करेगा। कैसे काम चलाए वो, कैसे काम चलाए वो, उसका तो काम ही नहीं चल रहा। उसके बाद अधिक अभिकथन कह रहा है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यार्थी और समुदाय जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। स्कूल लाइफ और कम्युनिटी शुड नॉट बी लिंक, यानी कि कल को ये स्कूल जाएगी, कल को ये स्कूल जाएगी, ये लो,
ये लो जी, ये लो। कल को ये स्कूल जाएगी तो क्या हम इसकी सोसाइटी को इसको स्कूल से अलग कर दें? क्या इसकी जो ये यहाँ सीख रही है ये स्कूल में नहीं जुड़ना चाहिए? बोलो उनको जल्दी से, क्या ये स्कूल में नहीं जुड़ना चाहिए या जुड़ना चाहिए? हाँ, तो क्या होगा बताओ? अरे भाई, विद्यालय और समुदाय जोड़ने से विद्यार्थियों को सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। किसने कह दी? इसके अवसर सीमित होंगे? ये आजकल के बच्चे इतने शैतान हो गए हैं, इनको किसी की सुननी नहीं, समझनी नहीं, देखनी नहीं, बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये ठीक होंगे? ये ठीक होंगे? हाँ या ना? चीज गलत है। तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, दोनों गलत कह रहे हो आप। दोनों क्या कह रहे हो? दोनों गलत कह रहे हो आप। अब मेरी बात सुनो और समझो बड़े ध्यान से। अब मेरी बात सुनो और समझो बड़े ध्यान से। मैं आपको दिखाती हूं क्या होता है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं एक बारी, ठीक है? अब ये देखिएगा, ये क्या है, जल्दी से देखेंगे। अब ये हमारी ना सुबह 8 बजे, एक तो रात 8 बजे क्लास होती है, सुबह 8 बजे ना हम सीडीपी की थ्योरी का पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें आपको ना सारी थ्योरी का कंफ्यूजन प्रैक्टिकल से दूर हो जाएगा, प्रैक्टिकल से दूर हो जाएगा। तो ये वाली क्लास सुबह होगी, सुबह 8 बजे, और ये जो रात 8 बजे वाली क्लास है ये चलने वाली है कैसे? ये बिल्कुल इसमें पीवाईक्यू हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, ऑनलाइन पेपर जो हुआ था उसके प्रश्न चल रहे हैं, एक एक सेट चल रहा है। तो इसी के साथ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और इसने आपको आज की क्लास में बहुत कुछ सिखाया होगा। बाय करो जल्दी से कि हम जा रहे हैं, बाय बाय टाटा, कल मिलेंगे। बोलो जल्दी, फटाफट से बता दो, कल मिलेंगे, बाय बाय टाटा, ठीक है? तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और इसी के साथ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यकीनन आपको रात 8 बजे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ धमाकेदार मिलता रहेगा। ये बात डन हो गई। तो कितने बजे? सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे और रात 8 बजे दोनों टाइम क्लास चलती है, आपको भूलना नहीं है। इसका तो तुम काम कर दोगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्या कर रही हो, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बताना, अगर मैं इससे लेने की कोशिश करूं और मैं नहीं दे रही, नहीं दूंगी, हाँ नहीं दूंगी, ठीक है ना? तो अगर मैं ये खड़े होके लो, खड़े होके लो, अगर नहीं दूंगी मैं, क्या ये ऐसे है? तट से बचने के लिए कोई काम नहीं करती है। कोहल बग ने बहुत कुछ बताया तेरे बारे में। अच्छा ठीक है, मान गई, ठीक है, आओ, ठीक है? तो चलिएगा, बाय बाय, बाय कर दो जल्दी जल्दी, चलो बाय।